बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे जब कोई सियासी पार्टी अपोजिशन में होती है तो वो हमेशा आज़ादी इज़हार राय की बात करती है, सहाफ़त की आज़ादी की बात करती है। लेकिन बदकिस्मती से जब यही पार्टीज़ ऐवानों में चली जाती है, उनको हुकूमत मिल जाती है, तो वो अपने तमाम तर वादे भूल जाते हैं। पाकिस्तान में पीका जैसे काले कवानीन मुतारिफ़ की जाती है, मीडिया डेवलपमेंट के नाम से काले कवानीन जो है वो सामने आते हैं, और कभी कभार इनका नाम जो है वो हत्या इज़्ज़त क़ानून रखा जाता है। इससे बढ़कर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान में वो सहाफ़ी जो कि हुकूमत से इख्तिलाफ़ रखते हैं तो उनके लिए कई मुश्किलात खड़ी की जाती है। माजी में हमने देखा कि यही मुश्किलात जो है वो असद अली तूर, मतीउल्लाह जान, हामिद मीर और दीगर सहाफ़ियों के लिए यही रोड़े अटकाए गए, उनके लिए मुश्किलात खड़ी की गई। और आजकल उनका निशाना जो है वो एक और पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी इमरान रियाज साहब है। इमरान रियाज साहब जो है वो गुज़िश्ता तकरीबन 6 माह से हुकूमती मुख्तलिफ़ हथकंडों का शिकार रहे हैं, और आजकल उनके लिए एक दूसरा मसला ये खड़ा किया गया है कि इमरान रियाज साहब जो है वो हज पर जाना चाहते हैं, फ़रीज़े हज अदा करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा। लेटेस्ट सूरत हाल क्या है? हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद है, और सबसे पहले हमारे साथ शरीज़ादा साहब मौजूद है, जो कि न सिर्फ स्वाद प्रेस क्लब की चेयरमैन भी है बल्कि इमरान रियाज की इंतहाई करीबी दोस्त भी है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इस्लामाबाद के हुक्म के बावजूद, ऑर्डर के बावजूद इमरान रियाज को एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया, उनको हज पर जाने नहीं दिया गया। वजूहात क्या थी और अब क्या लेटेस्ट सिचुएशन है? दरअसल क्या सूरत हाल है? उनको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा परमिशन मिल गई थी, और ये कहा गया था कि जो श्योरिटी चाहिए वो इमरान रियाज तैयार थे उसको देने के लिए। क्यों गिरफ़्तार किया गया और लेटेस्ट क्या सूरत हाल है? किस केस में उनको गिरफ़्तार किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ऐसा है कि आपने कहा कि 6 माह से इमरान रियाज ज़ेर आताब हुकूमती हथकंडों की और इसकी जुल्म और जबर की। तो मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि 2022 से वो इन मसाइल से दो चार है, और तकरीबन ये चौथी दफ़ा है कि उनको गिरफ़्तार किया गया है, और 20 से ज़्यादा मुक़दमात उन पर दर्ज है, और मुसलसल वो इन वक्तों में 2 सालों में या 2.5 सालों में वो 142 दिन लापता रहे, और तकरीबन कोई 1 माह जो है ना वो जेल में रहे, और आज मतलब गुज़श्ता रात को फिर उनको गिरफ़्तार किया गया। जहाँ तक आपने केस के हवाले से बात की, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में इमरान रियाज ने केस दायर की। उन्होंने बाकायदा 2 दिन इसमें सुनवाई हुई, इनको ACL से और PCL से इनका नाम निकाल दिया। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट पर इनको वापस कर दिया गया, और उनको कहा गया कि आपका नाम बदस्तूर ACL और PCL में मौजूद है। वो फिर आए, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इनको दोबारा जो है ना इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास भेज दिया, और उनको कहा कि इनको किसी तरह कायल कर दे, गारंटी ले ले, वारंटी ले ले, और इसको हज पर जाने दिया जाए। लेकिन इस पर इमरान रियाज के वकील मियां अली इशफाक भाई ने कहा कि ये तो जिसके ख़िलाफ़ हमने केस किया था, आपने उल्टा हमें इसके पास भेज दिया। मतलब आपने जिससे हमें शिकायत है तो आपने हमें उनके हवाले कर दिया। तो इस पर उन्होंने ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने हर किस्म की वारंटी, गारंटी और ज़मानत देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने दोबारा मेरा ख़्याल है रिपिटिशन इसको कहते हैं, आप वकील साहिबान अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन दोबारा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रुजू किया, जिस पे जस्टिस मियां हसन औरंगज़ेब और जस्टिस एक दूसरा, उसका नाम इस वक्त मेरे जहन से कियानी नहीं, जस्टिस दूसरा है वो। तो उसका 2 जजेस थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर इनकी केस सुनी, और इनकी जो रिमार्क्स आई, उन्होंने कहा कि मजहबी अहम फरीज़े से लोगों को रोकना ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, और इमरान रियाज को बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी। लेकिन फिर भी उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास भेज दिया, और उनको कहा कि आप इनको ज़मानत, आपसे जो भी ये वारंटी चाहते हैं आप इनको दे दें।
उन्होंने 10 लाख रुपए नकद वहाँ पर जमा कराए इंटीरियर मिनिस्ट्री में, सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री है उनके पास, और उनको इजाज़त मिल गई। रात तकरीबन 1:30 बजे वो एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पर पहले से बहुत सारे लीविज़ एहलकार या दीगर जो पुलिस एहलकार है वो मौजूद थे, जिसमें कुछ सादा कपड़ों में थे, कुछ वर्दियों में थे, और उनको फिर दोबारा गिरफ़्तार किया था। उस वक़्त मियां अली इशफाक भाई जो एडवोकेट है इनका ये, और असगर सदीक भाई भी मौजूद थे। उन्होंने इनके सामने बहुत सारे सहाफ़ी भी थे, इनको फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। ताज़तरीन सूरत हाल ये है कि अब दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने दोबारा केस दाखिल किया। तो अभी केस की जो नवीयत है वो ऐसा लग रहा है कि जो मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया है, एक मुकामी शहरी है वहाँ के, उन्होंने 2 करोड़ रुपए के अमानत में ख़यानत कुछ इस तरह FIR दर्ज किया है। तो वो भी इंशाअल्लाह मेरा ख़्याल है कि अभी उड़ जाएगा। और ये जो पस्तातियत है, ये जो जुल्म है सहाफ़ियों पर कदगने लगाना, इनके पास निहत्ते वो सहाफ़ी है, इनके पास कोई हथियार नहीं है कि आप इनको हज के अहम फरीज़े से जो आप इनको रोकते हैं। तो इसकी हम बहैसियत सहाफ़ी हम सबको इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, और सहाफ़ियों को इस किस्म के पाबंदियों से जो है ना आप नहीं डरा सकते कि वो डर जाएंगे और हक़ की बात वो नहीं बोलेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, स्वात प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी और नवाए वक्त और मुख्तलिफ अखबारात के लिए काम करने वाले फ़ज़ल खालिक ख़ान मौजूद है। सब आप ख़ुद तवील अरसे से सहाफ़त के मैदान में हैं। ये जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, माजी में भी इस्तेमाल होते रहे हैं, क्या इससे सहाफ़त और सहाफ़ियों को दबाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता। जिस तरह के आपने इंट्रो में शुरू में बताया कि पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। यही हुक्मरान जब सियासतदान होते हैं और हुकूमत में नहीं होते तो इनके बड़े बड़े दावे होते हैं कि ये इक़्तिदार में आकर ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब ये आ जाते हैं तो इक़्तिदार में तो फिर वो अपने सारे वादे भूल जाते हैं। यही किस्सा पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ तवील अरसा से चला रहा है। और ये अगर ये लोग ये समझते हैं कि इस तरह की हरकतों से, इस तरह के हथकंडों से सहाफ़ियों को दबा लेंगे तो ये किसी तरह मुमकिन नहीं है। क्योंकि जिस तरह हमारे ज़रूरतमंद सहाफ़ी जिनके आपने नाम लिए मतीउल्लाह साहब की या इमरान रियाज साहब की, और जिन हालात से वो गुज़रे हैं और जो अब तक गुज़र रहे हैं, तो उनकी जो जुर्रत है उसको हम सलाम पेश करते हैं। और हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे जितने भी सहाफ़ी भाई हैं, हम खुद हैं, हम इस फील्ड में हैं, कई तरह की मुश्किलात का हम सामना कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इससे कोई दबेगा नहीं, और अपना मिशन जो है सहाबत का वो इसी तरह जारी रखेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हुकूमत को भी ये इदराक हो जाए, वो ये बात समझ जाए कि जिस माशरे में जुल्म और जबर का सिलसिला वो इस तरह जारी रखेंगे। हज जैसा फरीज़ा जो इस्लाम का एक अहम फरीज़ा है, यही आपसे मैं सवाल करना चाह रहा था कि इसके 2 एस्पेक्ट है। एक तो सबसे पहले ये है कि अगर हम शरीयत के मुताबिक इसका जायज़ा लें, इस्लाम के मुताबिक जो है इसका जायज़ा लें, तो सबसे पहले एक शख्सियत को हज के लिए रोकना, एक ज़रा इस पर रोशनी डाल दीजिएगा काइंडली। और साथ में ये भी बताएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मोतबर हाई कोर्ट है, उनके अहकामात को इस तरह हवा में उड़ाना, उनके अहकामात को ना मानना, आप नहीं समझते कि यार ये बिल्कुल फस्तायत है? बिल्कुल फस्तायत है और ये जुल्म की इंतहा है। मैं पहली बात पे आऊँगा कि इस्लाम में हज की जो अहमियत है उससे किसी को इनकार नहीं है। और जब एक बंदा अपना सब कुछ यानी बाकी इबादत या जो भी है वो 2 तरह की होती है, एक माली होती है, एक बदनी होती है। हज एक ऐसा फरीज़ा है कि ये माली और बदनी दोनों हैं। जब एक बंदा अपना माल खर्च करने के लिए और अपने बदन पे वो जो मुशक्क़त है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए, और उसके लिए अल्लाह के दरबार में हाज़िरी के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ जाने की तैयारी कर ले, तो इससे रोकना मेरे ख्याल में इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं होगा। और इस जुल्म के हवाले से मैं ये कहूँ कि अदालत ने जिस तरह आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त दे देता है, तो फिर कौन लोग हैं कि ये जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह के हथकंडे इसके लिए इस्तेमाल कर रही है। मेरा ख्याल है कि एक वक्त आएगा कि इसका हिसाब देना पड़ेगा। शुक्रिया अफजल खालिक साहब। शिदात साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी ये इतलात भी आ रही है कि जो इमरान रियाज साहब थे उनको अदालत के सामने पेश किया गया है, उनको शायद ज़मानत भी मिल गई है। ये इतलात आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस मोमेंट में जब पूरे मुल्क में सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात खड़ी की जाती है, पंजाब में एक मुतनाज़िया कानून जो है उसको पास किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने ईका करके एक नया कानून पास किया है, अब सुनने में ये भी आ रहा है कि मुल्क में भी कुछ किस्म के क़वानीन जो है वो लाए जा रहे हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के सहाफ़ियों को क्या करना चाहिए कि इस
ان کالے قوانین کا مقابلہ بھی کیا جا سکے اور جو صحافیوں کے خلاف ایک گرہ تنگ کیا جا رہا ہے اس کا بھی مقابلہ کیا جا سکے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے صحافی برادری اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہتک عزت کا قانون پنجاب اسمبلی سے پاس ہوا، اس میں پیپل پارٹی بھی بالکل شریک ہے، گورنر ان کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صرف اس قوانین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے کہ ٹویٹر پر پابندی ہے، فائر وال جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں، ابھی مطلب 2 دن میں وہ انسٹال بھی ہو جائے گا۔ جب ہم سوشل میڈیا پر اگر کوئی بات کرنا چاہے تو وہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ صحافیوں کو اس وقت اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ ہم میں جو بھی مطلب حکومت کے مطلب طرف ہے یا ان کے اہلکار ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج مطلب ایک سیٹ پر ہے تو کل دوسرے سیٹ پر بھی یہ ہوگا۔ تو ہم سب کو اس وقت اتفاق اور اتحاد سے کام لینا چاہیے، جس طرح حامد میر اور عمران ریاض بھائی کا اور دیگر جو صحافی اینکر پرسن ہے ان کا اتحاد اور اتفاق جو ہے نا وہ ہو گیا، ایک دوسرے کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کورٹ میں بھی کھڑے رہتے ہیں، ارشد شریف کے کیس میں بھی اکٹھے ہیں۔ یہ جو شاعر ہے ہمارے وہ ان کی گرفتاری کے وقت پیشی میں بھی، چونکہ میں ان پیشیوں میں ان کے ساتھ تھا، عمران ریاض کے ساتھ تھا، تو مجھے سارا اندازہ ہے۔ تو ہمیں اس وقت اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، اور خاص کر پاکستان کے جتنے بھی بڑے پریس کلبز ہیں، یعنی مطلب لاہور پریس کلب، اسلام آباد، اس طرح کراچی، پشاور، ان سب پریس کلبوں کو مل کر مطلب ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ ان فائر وال کے خلاف، ان کالے قوانین کے خلاف ہمیں متحد ہونا پڑے گا، ورنہ ایک ایک کر کے مطلب جس طرح عمران ریاض کو آج کوئی بھی ٹی وی چینل نہیں لے رہے ہیں، سب ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اجازت مل جائے گی، اجازت کون دے گا پتہ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اجازت مل جائے گی تو آپ ہمارے پاس آئیں گے۔ سب لینے کے لیے تیار ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ کوئی نامعلوم افراد ان کو اجازت نہیں دیتے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق سے رہنا پڑے گا۔ آج عمران ریاض شکار ہے، کل محبوب علی شکار ہوں گے، کل حامد میر ہوگا، پرسوں دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب متحد ہو جائیں اور آواز اٹھائیں، اور اس میں بین الاقوامی برادری کی جو صحافی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کہ پاکستان میں جو یہ ظلم اور اس قسم کے آزاد اظہار رائے پر پابندی لگائی جا رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ میرا اپنا خیال تو یہ کہ ہمیں اتفاق سے کام لینا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا شیرین زادہ صاحب، فتح خالق صاحب، آپ پر تفصیل سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، صحافت اور صحافی آزادی کے لیے دنیا بھر میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ہے، چاہے وہ دیگر تنظیمیں ہیں، تو سب اس بات پر انتہائی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہے، جو قطعاً لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس پر تمام اداروں کو تشویش ہے۔ یقیناً جمہوری معاشروں میں آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ دنیا کی سیولائز دنیا میں آپ چلے جائیں، آپ مغرب میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، تو وہاں کے قوانین کے مطابق خود امریکہ کی آئین میں جو پہلا امینڈمنٹ کیا گیا تھا تو اس کے ایگزیکٹ الفاظ یہی تھے کہ کانگریس جو ہے وہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی لگاتی ہو۔ 1644 میں یعنی 1644 میں بھی اس وقت جو سب سے بڑے اسکالر تھے جان ملٹن، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام ایروپیجیٹکا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کسی بندے کے آزادی اظہار رائے پر پابندی لگاتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بندے کے ذہن کو مقید کرتے ہیں۔ تو یقیناً پوری دنیا جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کی وکالت کرتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو کالے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں ان کے تدارک کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان کی صحافی برادری بھی اکٹھی ہوگی، اور دیگر جو پاکستان کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دے گی۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔